सुकून मिलता है। चलो किसी तरह थोड़ा सुकून मिल जाए, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ये वो लिखा है देखो, हे परम पूज्य गुरु जी, आप कहाँ हैं? चारों तरफ एनसीईआरटी का त्राहिमाम मचा हुआ है, भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी प्रकट होइए। एक पर एक छिट खोपड़ है। ये वो लिखता है, साफ सुथरा बात बताइए, आइएगा कि नहीं? साफ सुथरा बात बता रहे हैं कि हम आ गए हैं। इस बार होली में एकदम साफे सुथरा बात होगा। बताओ पॉइंट नंबर, बाक अब हो गलो चुप। पॉइंट नंबर बोल। 251। बता, निलंबन के कणों को आंख से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। नाले का पानी निलंबन ना, बोलो न दे। आप बताओ, विषमांगी विलियन टिंडल प्रभाव दर्शाता कि समांगी? विषमांगी। दूध दिखता समांगी है, होता विषमांगी। सही है ना? बहुत बढ़िया बात। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है, किसमें नापी जाती है? देखो चला, ये क्वेश्चन जो है ये नाभिक है। क्या है ये? नाभिक की त्रिज्या जो होती है, नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को हम लोग एक फेमटो कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो परमाणु की जो त्रिज्या कहता है, दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर होता है -15 -10, तो ये दोनों त्रिज्या का जो अंतर होता है वो होता है 10⁵ कितना होता है? -5 न, कितना? 5। जैसे चला बताओ, -20 -30 में कितना का अंतर है? 10 का कि -10 का? 10 का। कितना का अंतर है? 10 का। 20 और 30 में कितना का अंतर है? कितना का अंतर है? इसका मतलब अंतर कभी माइनस नहीं होता, तो ये दोनों में जो अंतर होगा वो कितना का होगा? 5 का ना, 10⁵ का। जल्दी से लिख। कृपया आपस में बात ना करें, पकड़े जाने पर आप दंड के पात्र होंगे। हो गया? दोनों की त्रिज्याओं में अंतर 10⁵ का। अरे लिखे, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर बोले तो 1 एंगस्ट्रॉम। एक क्या? एंगस्ट्रॉम। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। प्रतीक मतलब सिंबल, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, बोलो न रे। लेकिन अगर कह देगा पहली बार तत्वों का प्रतीक के बारे में कौन बताया था? बर्जीलियस। कौन बताया था? लेकिन कहेगा किसने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था? डाल्टन। लेकिन अगर खाली कह देगा किसने तत्वों के प्रतीक को पहली बार बताया, प्रतीक को पहली बार बताया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बर्जीलियस। कहेगा एकदम मीनिंगफुल वे में किसने बताया? डाल्टन।
किसने बताया? डाल्टन। अब बर्जीलियस ने कौन सिद्धांत दिया था? जैव शक्ति का सिद्धांत। कौन सिद्धांत? जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? किसने तत्वों के प्रतीक की पहली बार बताया था? बर्जीलियस ने। और किसने मीनिंगफुल वे में बताया था? डाल्टन। किसने बताया था? डाल्टन। और जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने। और इसी का अंत किया था वोहलर ने। जैव शक्ति का सिद्धांत था कि कोई भी प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ बनाना संभव नहीं है, जिसका अंत किया वोहलर ने पहली बार अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर। वर्जिलियस के सिद्धांत का अंत हुआ क्या बनाकर? ना, अमोनियम साइनेट से वोहलर ने। किसने? वोहलर ने यूरिया बना दिया। अमोनियम साइनेट से वोहलर ने क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। और जैव शक्ति के सिद्धांत का क्या कर दिया? अंत कर दिया। जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत किसने किया? वोहलर ने कर दिया। क्या बनाकर? अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर। जैव शक्ति का सिद्धांत दिया किसने था? बर्जीलियस ने। किसने दिया था? बर्जीलियस कहता था कि कोई भी तत्व, कार्बनिक तत्व को प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं था, लेकिन पहली बार अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया था। किसने? वोहलर। हो गया? अरे हुआ? मिटाएं? यानी जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत किसने किया था? वोहलर ने। अगर तत्व के प्रतीक का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बर्जीलियस ने। लेकिन मीनिंगफुल वे में तत्व के प्रतीकों को रिप्रेजेंट किसने किया था? किसने किया था? डाल्टन। एवोगाड्रो नंबर के बारे में तो पता होगा। किसी भी तत्व के लिए हम जो 1 मोल लेते हैं, चला कितना लेते हैं? 1 मोल जो होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु, अणु या क्या? आयन। तो इसी को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या कहते हैं? चला इसी को, क्योंकि इसका खोज कौन किया था? एवोगाड्रो ने किया था, इसलिए इसको हम लोग एवोगाड्रो संख्या के नाम से जानते हैं। और यही बराबर होता है, 1 मोल बराबर हो जाता है 22.4 लीटर के। किस पर? एनटीपी एसटीपी पर। एनटीपी एंड एसटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। इसकी खोज कौन किया था? एवोगाड्रो। इसलिए इसको कौन नंबर कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या के नाम से जानते हैं। बढ़े? बढ़े हो? अब देखो, तो कहता है एवोगाड्रो संख्या Na को निरूपित किया जाता है। Na बराबर होता है 6.023 परमाणु, अणु या आयन, और ये होता है 22.4 लीटर। सर्वप्रथम अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? हम कल आपको लिखाए थे ना, अणु शब्द का प्रतिपादन ओस्टवाल्ड ने किया था। परमाणु शब्द को डेमोक्रिट्स ने दिया था। बोलन रे, बोलन रे। लेकिन आप जानिए कि सर्वप्रथम अणु तथा मोल शब्द दोनों, अणु और कौन? मोल, दोनों शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? विलियम ओस्टवाल्ड। किसने किया था? अब परमाणु शब्द का सर्वप्रथम परिचय किसने किया था? किसने किया था रे? डेमोक्रिट्स ने किया था। किसने किया था? अणु शब्द और मूल शब्द का पहली बार खोज कौन किया था? ओस्टवाल्ड। अब परमाणु शब्द का खोज कौन किया था? डेमोक्रिट्स। बढ़े? कहता परमाणु अविभाज्य न होने का प्रमाण स्थिर विद्युत तथा विद्युत चालन की स्थिति से मिलता है। ध्यान रखिएगा, परमाणु अविभाज्य है, ये पहली बार किसने कहा था? डाल्टन ने। परमाणु अविभाज्य है, ये किसने कहा था? डाल्टन ने। आप परमाणु विभाज्य है, ये किसने कहा?
रदरफोर्ड ने। परमाणु विभाज्य है, परमाणु विभाज्य है, ये बात किसने कहा था मेरी जान? रदरफोर्ड ने। किसने कहा था? परमाणु अविभाज्य है, ये बात किसने कही थी? डाल्टन ने। अब परमाणु विभाज्य है, ये बात किसने कही? रदरफोर्ड ने। लिखें, कहता परमाणु अविभाज्य न होने का प्रमाण अस्थिर विद्युत तथा विद्युत चालन की स्थिति से मिलता है। इससे पता चलता है कि परमाणु विभाज्य नहीं है, अविभाज्य नहीं है, यह विभाज्य है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? केनाल रे के रूप में किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। अब चला, प्रोटॉन की खोज पर बहुत ज्यादा झोल है। सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन ने किया। बोलो हाँ। लेकिन प्रोटॉन की खोज में सब लोग कहते हैं कि गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, यही ना कहते हैं। और न्यूट्रॉन के लिए तो सबको पता है जेम्स चैडविक ना, जेम्स चैडविक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज केनाल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने 1886 में किया, परंतु बाद में इसकी व्याख्या प्रोटॉन के रूप में किसने कर दिया? किसने कर दिया? रदरफोर्ड। इसका मतलब खोज जो किया, तो अगर तो इस पर चला बहुत लोग विवाद करते हैं कि सर गोल्डस्टीन दे कि रदरफोर्ड दे। तुम्हारा जो एनसीईआरटी है दोस्त मेरे, उसमें यह दिया हुआ है कि प्रोटॉन की खोज केनाल रे के रूप में किसने किया? गोल्डस्टीन ने 1886 में किया, परंतु बाद में बताया परमाणु में नाभिक है? रदरफोर्ड। किसने बताया? परमाणुओं की स्थिरता की व्याख्या किसने की थी? नील्स बोर। बोलन रे, परमाणु की स्थिरता की व्याख्या किसने की? नील्स बोर। परमाणु अविभाज्य है, यह बात किसने कहा? डाल्टन। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाती है। संयोजकता जानते हो? एक होता है संयोजकता, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। पता है? संयोजकता, और तुमको कहेगा, क्वेश्चन देगा कि किसी तत्व से लिखना संयोग करने की क्षमता, किसी तत्व से संयोग करने की क्षमता स्पष्ट होती है, स्पष्ट होती है। किसी तत्व से संयोग करने की क्षमता स्पष्ट होती है। एक दे देगा तुमको संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? दूसरा दे देगा संयोजकता। क्या दे देगा? संयोजकता। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? F5 की वैलिडिटी बढ़वा देते हैं। चला, F सब बढ़ गया है, पता नहीं तुम्हारा नहीं बढ़ा है क्यों। डाउनलोड करें सरकारी योजना। मतलब बुझन जब न तब आने ही वाला है। अब देखो, चला इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? किसी तत्व से संयोग करने की क्षमता स्पष्ट होती है संयोजकता के द्वारा। तब कोका कबिल के मौसा मारता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोग करने की क्षमता किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? संयोजकता। संयोजकता किसके द्वारा? तब न चला, ये जो कहते हैं Al2O3 में अल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, इसलिए 3 को ऑक्सीजन को अपने साथ सटा लिया है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, इसलिए ऑक्सीजन 2 अल्युमिनियम को अपने साथ संयोग करवा लिया है। नहीं समझा? अल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3, इसलिए 3 को ऑक्सीजन को सटेले है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2, इसलिए 2 को अल्युमिनियम को सटेले है। बोलेगा नहीं करेगा। जबकि अगर अल्युमिनियम की संयोजकता निकालिएगा, अल्युमिनियम की संयोजकता निकालिएगा, 2, 8, 3 होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। कितना? 3। ऑक्सीजन का निकालिएगा तो 8 होता है, तो 2, 6 होता है। तो 6 होता है, तो 6 होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। तो मतलब 6 को अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जोड़ेंगे तो क्या को जोड़ना चाहिए? 6 को,
लेकिन इसकी संयोजकता निकालिएगा तो 8 में 6 गया कितना 2, तो देखो 2 को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। इसका मतलब किसी तत्व से संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं और उसको संयोजकता के द्वारा दिखाते हैं, ना कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता। इसीलिए तो कहते हैं कि रदरफोर्ड ने संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजन शक्ति नहीं कहलाता है। कौन कहलाता है? कौन कहलाता है? संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? जिसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर कहेगा विद्युत धारा के प्रवाह में कौन जरूरी है? संयोजकता की संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कहेगा एक दूसरे से जुड़ने के लिए कौन जरूरी है? संयोजकता। लड़का एक के मारता है संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता, जे है मन से है दिल ले है। अब बताओ तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कौन जरूरी है? विद्युत धारा प्रवाह कौन जरूरी है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन रे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ। लेकिन एक दूसरे से जुड़ने के लिए क्या जरूरी है? दो तत्व जुड़ते हैं किसके द्वारा? दो तत्व जुड़ते हैं किसके द्वारा? संयोजकता के द्वारा। अणु, परमाणु, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, ये सब अलग अलग बात होता है चला। लेकिन बच्चा जो है एक जैसा ट्रीट तब तक करता है जब तक उसको जान नहीं पाता है। मेरे में आज से अपलोड नहीं हो रहा। अभी कोई भी धंधा का बात नहीं करेगा, चुपचाप पढ़ेगा। न तो लड़का कहेगा देखो ये फ्री में पढ़ा रहा है, प्रचार मार रहा है। किसी भी प्रकार का कोई प्रचार नहीं होगा। जरा खरीदना है या जरा बैच से जुड़ना होगा, अपने हिसाब से देखो कहां तुम जुड़ पाओगे। हो गया? अरे हुआ। रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना किससे की थी? सौर परिवार। सर कैसे? उन्होंने कहा था कि देखो जैसे सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे ही नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बोलो ने, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब के बारे में, नाभिक के बारे में कौन बताता? रदरफोर्ड। तो वही ना कहेगा कि ये जो परमाणु है वो सौर परिवार के जैसा है। जैसे सौर परिवार में सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाता है, वैसे यहां भी नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो भैया बताओ डाल्टन कैसे कहेगा? डाल्टन ने कहा था ये अविभाज्य है, तो अविभाज्य है तो कह पाता कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है? थॉमसन भी नहीं कह पाता। थॉमसन क्यों नहीं कह पाता? थॉमसन कहता था कि वो केक ले लिया और केक के ऊपर अलग अलग जो चॉकलेट चिपका हुआ था, कहता है इसे ही इलेक्ट्रॉन चिपकल है। तो कर तो कोई बातें नहीं है। सूर्य के हिसाब से जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, वैसे उस चीज की व्याख्या रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने कहा एक नाभिक है और उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगा रहा है? और सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? ग्रह। कौन चक्कर लगा रहा है? ग्रह। सूर्य की तुलना उन्होंने नाभिक से की और ग्रहों की तुलना उन्होंने इलेक्ट्रॉन से की। किससे की? फिर कहता है रॉबर्ट हुक। देखो चला, ये मृत और जीवित कोशिका का जो झोल है, इसको बढ़िया से एक के लाइन में क्लियर कर लो। रॉबर्ट हुक कॉर्क से मृत तथा ल्यूवेनहॉक तालाब से जीवित कोशिका का खोज किया था। ये जब क्वेश्चन आता तो अटर पटर मार देता है बच्चा। रॉबर्ट हुक जो है किससे? कॉर्क से मृत कोशिका का खोज किया। बोले मैं नहीं करेगा। ल्यूवेनहॉक जो है तालाब से जीवित कोशिका का खोज किया था। हर डाउटेबल लाइन उपलब्ध है। रॉबर्ट हुक जो है ये कॉर्क से मृत कोशिका का खोज किया, ल्यूवेनहॉक तालाब से जीवित कोशिका का खोज किया। क्लियर है? अब कहते हैं रक्त का पंप कौन है? हृदय। ये तो सबको पता है। रक्त को कौन पंप करता है? हृदय। कौन करता है? अच्छा एक बात बताओ, एलपीजी गैस जो हम लोग भरते हैं, ये होता है दाब भरण प्रणाली से। ये हम अपने किताब में भी पढ़ाते हैं। और जो 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 दाब भरण प्रणाली से पेट्रोल जो हम लोग भरते हैं,
या पेट्रोलियम का उत्पाद जो भरते हैं, ये भरते हैं हम लोग पंप भरण प्रणाली से। कौन भरण प्रणाली से? एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। हम लोग कहते हैं एलपीजी पंप, कभी सुना है? बोलो रे, एलपीजी पंप कभी सुना है? तो एलपीजी जो है दाब भरण प्रणाली से तुम लोग जाता है, चला वहां क्या बोलते हैं उसको, गैस वाला के दुकान के पास क्या करता है, बड़का सिलेंडर को उल्टा देता है और उल्टा के हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में चला जाता है। ओकरा में हाई प्रेशर, नीचे लो प्रेशर। तो भैया एलपीजी जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर दाब भरण प्रणाली से, और पेट्रोलियम जो है पंप पर जाते हैं, उसमें मोटर लगा के खींच के तब भरा जाता है, तो पेट्रोल पंप होता है, जबकि एलपीजी पंप नहीं होता। लिख लो जल्दी से। हाँ जी, क्वार्क नहीं जानते हो रे? सबसे बढ़िया एकॉस्टिक है वो, ध्वनि अवशोषक पदार्थ है। हो गया। रक्त का पंप कौन है? हृदय करता। कौन हमें कभी आराम नहीं करता है? हृदय। ये सब सरल क्वेश्चन है, सब जानता होगा। हृदय आराम करेगा, तू आराम कर लेगा। प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक कोशिका द्रव्य सभी कोशिका का प्रमुख अवयव है। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? परासरण। क्या कहते हैं? चला, परासरण मतलब सटके हुए का, सटके का फूलना, जैसे किशमिश, जैसे क्या चला, छोहाड़ा। अब इसमें भी है चला अल्प परासरण, सम परासरण, अति परासरण। परासरण कितने प्रकार का? 3 प्रकार। एक होता है चला उत्क्रम परासरण, जिससे पानी को शुद्ध किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। उत्क्रम परासरण जिससे पानी शुद्ध करते हैं, पानी क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, जिसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। हो गया? लिख लिए? अल्प परासरण में कोशिका क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। अब चला, यहां से भी एनसीईआरटी में सवाल है कि कोशिकाएं कब फूल जाती है? जब बाहर की सांद्रता अधिक और अंदर की सांद्रता कम होती है, तब कोशिकाएं फूल जाती है, क्योंकि बाहर से अंदर जल का क्या होने लगता है? प्रवाह। एनसीईआरटी का सवाल है। क्या सवाल है? कि कोशिकाएं, लिखना, कोशिकाएं फूल जाती है, कोशिकाएं फूल जाती हैं जब कोशिका के बाहर जल की सांद्रता अधिक होती है और अंदर क्या होती है? कम होती है। तो क्या होता है? चला, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में इसका क्या हो जाता है? प्रवाह हो जाता है। अधिक सांद्रता से किसमें? कम सांद्रता में जल का प्रवाह हो जाता है, जिसके कारण कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती है। बोलो ना रे। अल्प परासरण में कोशिकाएं क्या हो जाती है? फूल जाती है। और फिर सम परासरण में कोई परिवर्तन नहीं होते। अति परासरण में कोशिका क्या हो जाता है? चिपक जाता है। क्या हो जाता है? चिपक जाता है। एक कोशिकीय अवायवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा जल को, देखो चला, परासरण द्वारा जल कैसे ग्रहण होता है? जैसे जल रखा हुआ है, तुम जल खाली डाल दो, कोई मोटर वोटर नहीं लगाओ, कैपिलरी एक्शन के द्वारा सट सट खींच लेगा।
उसी को हम लोग परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे तुम देखो मिट्टी है, सूखी मिट्टी है, उसके चारों तरफ तुम पानी डाल दो, सट सट खींच लेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परासरण। लिखना, परासरण जल अवशोषण की वह प्रक्रिया है, परासरण जल अवशोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें बिना मोटर पंप के केशिका क्रिया द्वारा, कोशिका क्रिया न, कौन क्रिया? केशिका क्रिया द्वारा जल का अवशोषण स्वतः हो जाता है। जल का अवशोषण क्या हो जाता है? चला, स्वतः हो जाता है। अब बताओ चला, एक कोशिकीय अवायवीय जीव अधिकांश पादप कोशिका, कौन कोशिका? किस विधि द्वारा जल ग्रहण करते हैं? परासरण द्वारा। किस विधि द्वारा? यही अगर उत्क्रम परासरण हो जाएगा तो हम कहेंगे पानी का शुद्धिकरण होता है किसके द्वारा? उत्क्रम परासरण के द्वारा। किसके द्वारा? अब पानी अपने आप खिंचा जाता है किसके द्वारा? परासरण के द्वारा। किसके द्वारा? परासरण। कहीं पर भी पानी रहेगा, जैसे जड़ क्या करता है? चला, पानी खींच लेता है कि नहीं? यह विधि कौन विधि है? परासरण। अब कहता है प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, जो किसका किसका? लिपिड और प्रोटीन का मिश्रण। लिपिड एक प्रकार का क्या है? वसा है। लिपिड एक प्रकार का क्या है? वसा। अब प्रोटीन से एमिनो अम्ल का निर्माण होता है, एमिनो अम्ल से उत्तक का, उत्तक से अंग का। उत्तक समान होते हैं कि असमान होते हैं? उत्तक समान होते हैं जबकि अंग असमान होते हैं। ये क्लियर है ना? ये भी क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में मिलेगा। उत्तक क्या होते हैं? लिख लो, उत्तक जो है वो कैसे होते हैं? समान। जो अंग होते हैं, अंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अलग। उत्तक क्या होता है? समान। अंग क्या होता है? अलग। अब प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? लचीली, जो लिपिड और किसका बना होता है? प्रोटीन का। अमीबा तथा अनेक एक कोशिकीय जीव अपना भोजन इंडोसाइटोसिस विधि द्वारा करते हैं। अमीबा तथा अनेक जीव अपना भोजन कौन विधि द्वारा करते हैं? चला, इंडोसाइटोसिस विधि द्वारा करते हैं। याद रखना होगा, कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। किसी भी पदार्थ का जो संकुचन होता है उसको हम लोग जीव द्रव्य कुंचन भी, संकुचन और कुंचन एक है। चला, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम जो भोजन करते हैं वो किस विधि द्वारा अंदर जाता है? मांसपेशियों के संकुचन या कुंचन द्वारा। यह भी एनसीईआरटी का सवाल है, लिख लो। हमारे द्वारा किया गया भोजन, हमारे द्वारा किया गया भोजन संकुचन या कुंचन विधि द्वारा, हमारे द्वारा किया गया भोजन मांसपेशियों के संकुचन या कुंचन या क्रमानुकुंचन, बोर्ड पर लिखा हुआ है क्रमानुकुंचन, मतलब क्रम से संकुचित होना और फैलना, क्रमानुकुंचन के द्वारा होता है। एनसीईआरटी का लाइन क्वेश्चन है। हम जो भोजन करते हैं या वो किसके द्वारा जाता है अंतर? संकुचन, कुंचन या क्रमानुकुंचन। मतलब इसका मतलब होता है फैलना और सिकुड़ना। इसीलिए सोए सोए भी खा लेते हैं, खड़े खड़े भी खा लेते हैं। लेकिन चला, अगर 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 हम बात करें वहां कहा अंतरिक्ष में तो जी का मान 0 होता है, जी का मान 0 होता है, तो वहां भी कहेगा कि भोजन हम कैसे कर पाते हैं? क्रमानुकुंचन के द्वारा, मांसपेशियों के
संकुचन और क्रमानुकुंचन के द्वारा, क्योंकि भैया भोजन को ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर भोजन को ग्रेविटी से लेना देना होता तो हम खाली खड़े खड़े खा पाते या बैठे बैठे खा पाते, सो के नहीं खा पाते। लेकिन हम लोग सो कर भी क्या करते हैं, खा लेते हैं। ऐसे कुछ भी डाल लीजिए मुंह में, सो जाइए। यही है क्रमानुकुंचन, बोलन रे। तो कहते हैं कोशिका झिल्ली, कौन झिल्ली, सहित अन्य पदार्थों का संकुचन जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। और अमीबा कौन विधि द्वारा भोजन करती है, एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा भोजन करती है। हम बोले थे कौन ऐसा है जो अमाशय से भोजन बाहर निकाल कर फिर खाता है, स्टारफिश। कौन, जो रेगुलर क्लास कर रहे होंगे उनको पता होगा कौन ऐसा है जो अमाशय से भोजन बाहर निकालता है फिर खाता है, स्टारफिश ना, बोलन रे। कौन ऐसा है जो भोजन को पहले सड़ाता है फिर खाता है, कवक। कौन, लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। वैसे ही अमीबा जो भोजन करता है, इस विधि को कौन विधि कहते हैं, एंडोसाइटोसिस विधि कहते हैं। अमीबा जो भोजन करता है इस विधि को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस विधि कहते हैं। कहता है कोशिका विभाजन के समय क्रोमोजोम दिखाई देता है। जब कोशिका विभाजन होता है चला तो उस समय कोशिका क्रोमोजोम आपका क्या होता है, दिखाई देता है। इसीलिए जब भी चला क्रोमोजोम की जांच होती है तो मांसपेशियों में पहले कोशिका विभाजन होता है और तभी आप क्रोमोजोम यानी डीएनए की जांच कर सकते हैं। कहते हैं डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आनुवांशिकता की खोज, आनुवांशिकता की जांच किससे होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर दे दे तुमको आनुवांशिकता, इसलिए चला कि जीन का एक भाग है डीएनए, जीन का एक भाग है। तो अगर कह देगा आनुवांशिकता, आनुवांशिकता का पता किससे लगाते हैं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जीन और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डीएनए। खूब ही क्वेश्चन मिलेगा तुमको। ये फर्स्ट आंसर कि सेकंड आंसर, आइए सेकंड आंसर। आनुवांशिकता की खोज किसने की थी, किससे द्वारा होती है, जीन के द्वारा। जीन का ही कहते हैं डीएनए का क्रियात्मक खंड कौन है, जीन। जीन नहीं रहेगा तब क्या मारिएगा, डीएनए। नहीं कहते हैं इसका डीएनए खराब है, डीएनए ठीक है, तो डीएनए से ही उसके वंश का पता चलता है, आनुवांशिकता का पता चलता। और चला डीएनए सबका अलग अलग होता है, अरबों लोग हैं तो अरबों लोगों में किसी का भी डीएनए एक दूसरे से मैच नहीं करे। अगर मान लो कहीं पर तुम खून कर दिया और तुम्हारा बाल गिर गया या कुछ भी ऐसा गिर गया जिससे डीएनए सैंपल लिया जा सकता है, तो उस डीएनए के जैसा दूसरे का डीएनए हो ही नहीं सकता पूरे विश्व में, ना किसी जीव का और ना किसी मानव का। इसलिए देखना जब भी जांच होती है तो किसके द्वारा होती है, डीएनए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डीएनए सभी जीव का अलग अलग होता है, कभी भी दो जीवों का डीएनए समान नहीं हो सकता। इसीलिए देखता तुम कभी कोई क्राइम स्थल पर जो है लोगों को ना जाने की सलाह दी जाती है, कहता है पुलिस आएगा ना तबे जाइएगा, तो पुलिस आएगा तब जाइएगा, मतलब चला वो वहां पर वो चीजें कलेक्ट करने की कोशिश करता है जिससे खूनी का डीएनए जांच किया जा सके। बहुत आसान है, डीएनए जांच अगर हो जाएगा और जिस जिस पर शक होगा उस सबको उठा लेगा और उस सबका डीएनए जांच कर लेगा, जगह डीएनए पकड़ा जाएगा वो तो सीधे सजा है मौत, कहीं बचने वाला कोई झोल नहीं है। हाँ लेकिन अगर वही बात साबित, वकील ये ऐसा चीज है चला जो तुम्हारे किसी भी बात को साबित करने के लिए वो तैयार रहता है। वकील वहां साबित कर देगा नहीं ये गया था, जब आवाज हुआ तो गया देखने की कौन कौन है, तब बाल टूट के गिर गया, या ये आवाज जब हुई तो ये वहां गया देखने, और जो वहां चाकू रखा हुआ था उसको छू के देखा कि क्या इसी चाकू से इसकी हत्या हुई है। तो ये चला वकील साहब जो है, वकीले ऐसा आदमी है जो तोरा गलत करने पर तो हर साथ देगा, इस धरती पर और कोई नहीं है। तो कहते हैं बस खाली भगवान से मनाना चला सब कुछ हो, वकील के चक्कर में ना पड़े, ना तो तेरा फाइल खरीदवा के 5 कट्ठा जमीन बेचवा देगा। वो जो लड़का लोग जो एनटीपीसी वाला में पकड़ाया था ना, अरे इस बार वाला आंदोलन नहीं, पिछले बार वाला आंदोलन में 5-6 को लड़का पकड़ाया था,
तो पकड़ाया तो जेल में लेके गया, वो लोग को जेल में गया तो हम लोग उसका जो है जो 2-3-4 वकील थे उसको वो बोला कि नहीं 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 बाप रे बच्चा सब पकड़ाया है आंदोलन में, हम 1 टका नहीं लेंगे, $1 नहीं लेंगे। हम लोग को लगा हाँ कितना बढ़िया वकील है, ये कह रहा है 1 टका नहीं लेंगे। तो आप चला, हम बोले ठीक है यही जो है केस लड़ेगा, केस लड़ेगा। चला तो समझो कि जैसे गए तब बोला 200 टका की फाइल खरीद लीजिए, 100 के फाइल ले लीजिए, 300 के फाइल ले लीजिए। साला वो फाइल खरीदते खरीदते होगा 1.5 लाख चल गया। 30 की 35,000 टका हम उसको दिए खाली फाइल खरीदते खरीदते। एक बार हम गए वो केस के सिलसिले में, तो वो कहता है एगो आदमी को, हमको नहीं बोला, एगो आदमी को बोलता है वकील साहब कुछ खर्चो देना पड़ेगा। तो वकील साहब कहते हैं कि ना ना अभी आपका केस का पहले ट्रायल ना है। बोला हाँ अच्छा अभी केस तो चलेगा ना, हमको नहीं चाहिए बाबा को 500 दे दीजिए, 300 टका वो फाइल वाला को दे दीजिएगा, है वो चलवा जो है बार बार फाइल ढोता है 500 को दे दीजिए। अरे साला 500 500 1000 3 1300। अब वकील साहब अभी नहीं लिए हैं, वकील साहब बाद में लेंगे। बोले अरे छोटा चोर वकील कहेंगे एकदम। चला समझो वकील के चक्कर में तो पढ़ने ने जगरा से लड़ाई होगा से माफी मांगे केस वापस ले लेना है, कोर्ट तक एकदम ने पहुंचे ही भगवान से दुआ करना, न तो वकील साहब गड़बड़ा देते हैं मामला। फाइल बहुत खरीदवाते हैं, कोई काट के नहीं चला देना, नहीं तो पता चला सब वकील मिलके हमारे पे केस कर दिया। अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटीन पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं, वैसा केंद्रक जो स्पष्ट नहीं है उसमें एक ही पदार्थ होता है क्रोमेटीन, जिसको हम लोग केंद्रकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? आज जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। भैया ये दो होता है, एगो प्रोकैरियोटिक एगो यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब मैच्योर ज्ञान मैच्योर, अनडेवलप आप कह सकते हैं। प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक मतलब अनडेवलप की डेवलप, अनडेवलप। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? नीलहरित शैवाल नाम सुना है। एक होता है यूकैरियोटिक, हम लोग जो है स्तनधारी हैं, हम लोग क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं। क्या है हम लोग? ये होता है डेवलप। क्या होता है? चला डेवलप। हम लोग यूकैरियोटिक हैं कि प्रोकैरियोटिक? हम लोग चला यूकैरियोटिक है। जितने भी स्तनधारी हैं वो क्या है? यूकैरियोटिक। नीलहरित शैवाल क्या है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब पूरा का पूरा डेवलप नहीं हुआ हो, यूकैरियोटिक मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया होगा? डेवलप हो गया। जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है उसे यूकैरियोटिक है, जिसमें केंद्रक नहीं होगा उसे प्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं उसको? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि वो अनडेवलप होता है, उसमें केंद्रक नहीं होता है। लिखा? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। ये तो पढ़े होंगे आप लोग बायोलॉजी में भी। कोशिका द्रव्य ले लो और केंद्रक द्रव्य, सबको मिला के क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। यकृत विष तथा दवा को निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताओ यकृत में कौन होता है जो विष को मार देता है? यकृत में कौन होता है जो विष को मार देता है? HCl नाम सुने हो? पित्त भी। कौन चला? पित्त। तो ये विष तथा दवा को निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? यकृत। जो विष होगा भोजन में, जो विषाक्त पदार्थ होता है वो यकृत में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? और दवा का निराकरण, दवा को अलग अलग भागों में बांटने के लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं? यकृत का। यकृत बोले तो लीवर न रे। ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में जमा रहता है। व्हाट इज ER? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं अंतः प्रद्रव्यी जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्यी जालिका जो होता है, चला इसमें दो भाग होता है, एक होता है रफ भाग, एक होता है स्मूथ भाग। ये जो रफ भाग होता है इसी में क्या होता है? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है?
प्रोटीन फैक्ट्री, इसी को ना कहते हैं ओ, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो भाग होता है, एगो रफ भाग एगो स्मूथ भाग। रफ भाग को में क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण। किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ई कह रहा है कि जो प्रोटीन बनाता है चला, तो इसको ले जाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। कौन ले जाता है, कहता संश्लेषित पदार्थ। ये संश्लेषित पदार्थ हो गया तुम्हारा प्रोटीन। कौन हो गया चला, प्रोटीन पदार्थ गोल्जी उपकरण में जमा रहता है और फिर गोल्जी उपकरण इसको क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। गोल्जी बॉडी के द्वारा इसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तो आपको कहेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संश्लेषित पदार्थ कौन है, प्रोटीन। कौन है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस भाग पर होता है, रफ भाग पर। रफ भाग में क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या है, हो गया। अब कहता है लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण कहां होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसका एंजाइम का निर्माण कहां होता है, ईआर में, इंडोप्लाज्मिक। ये हमेशा ध्यान रखना, एंजाइम को शरीर का उत्प्रेरक कहते हैं। एंजाइम को शरीर का उत्प्रेरक कहते हैं। एंजाइम को शरीर का क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। एंजाइम को शरीर का क्या कहते हैं चला, उत्प्रेरक कहते हैं। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण कहां होता है, यार माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का बिजली घर होगा। अब चला इसी में क्या करता है, पावर हाउस होता है। ये हम लोग तो याद करके जाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस ही ना बिजली घर है। तो लड़का कहता है अरे साला तो पावर हाउस पढ़ के गए थे, बिजली घर की हो गया। पावर हाउस ही क्या होता है, बिजली घर। पावर हाउस ही क्या होता है, बिजली घर। इसमें कैसी झिल्ली होती है, दोहरी। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक, बताओ प्रोकैरियोटिक मतलब डेवलप की अनडेवलप। इसमें बहुत सारा चीज अनुपस्थित होता है। बोलन रे, कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोजोम के स्थान पर, क्योंकि चला डेवलपे नहीं होता जो क्रोमोजोम बनेगा। हम लोगों में क्रोमोजोम होता है। आपको कहेगा क्रोमोजोम का विभाजन जो होता है वो टूटे हुए स्थिति में दिखाई पड़ता है कि जुटे हुए स्थिति में। अभी तुरंत बताए थे टूटे हुए स्थिति में। अच्छा बताओ, एक्स क्रोमोजोम बड़ा कि वाई, कौन बड़ा, साइज में एक्स बड़ा और वाई छोटा। अब कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारा चीज क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यहां भी चला प्रोकैरियोटिक में क्रोमोजोम नहीं रह के न्यूक्लिक अम्ल होता है। और वही न्यूक्लिक अम्ल बाद में जो यूकैरियोटिक जब बन जाता है तो वो किसमें बन जाता है, क्रोमोजोम में। किसमें बन जाता है, जैसे चला यूकैरियोटिक में तो क्रोमोजोम, हम लोग यूकैरियोटिक हैं। कौन कैरियोटिक है, ये जितने भी स्तनधारी हैं सब जो डेवलप जीव तुमको दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, यूकैरियोटिक। क्या है वो, तो यूकैरियोटिक में सारी चीजें पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में बहुत सारी चीजें एब्सेंट होती है, बहुत सारा चीज डेवलपमेंट के स्टेज में होता है, इसलिए उसको हम अनडेवलप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ये समझ लो विकासशील होता है वो। क्या होता है वो, तो कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोजोम के स्थान पर क्या रहता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। इसमें केवल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है। केवल प्रोकैरियोटिक में कौन होता है, राइबोसोम। कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों का निराकरण, चिकनी, हम बोले थे इसमें दो भाग है, एगो रफ एगो स्मूथ। ये जो कोशिका का निराकरण है, कोशिका का जो निराकरण, विषैले पदार्थों का जो निराकरण है, ये कौन भाग में होगा, स्मूथ में। और रफ भाग में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण। रफ भाग में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण। और कहते हैं भैया मेरे कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों का जो निराकरण होगा वो कहां होगा, स्मूथ भाग। कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों का निराकरण कहां होगा, स्मूथ भाग में। और रफ भाग में क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण। जो कौन करेगा, राइबोसोम।
कौन करेगा? राइबोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों का निराकरण कहां होगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ भाग पर। कौन भाग पर? रफ भाग पर क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण, जो किसके द्वारा होगा? लाइसोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? राइबोसोम। लाइसोसोम के द्वारा आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। क्लियर है? गोल्जी उपकरण अभी तुरंत बताए थे, यह सरल शर्करा को किसमें बदल देता है? जटिल शर्करा में बदलता है। गोल्जी बॉडी का काम है पदार्थों का आवागमन करना। यह सरल शर्करा को किसमें बदलता है? जटिल शर्करा। ये काम चला एंजाइम का भी है। किसका है ये काम? ये काम एंजाइम का भी है। सरल शर्करा को किसमें बदल देता है? जटिल शर्करा में बदल देता है। बताओ तो, जाइलम और फ्लोएम जटिल है, जटिल उत्तक है कि सरल? जटिल उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम जो है, जाइलम एंड फ्लोएम जो है, ये सरल है कि जटिल है? क्या है ये? जटिल है। आई चला, ये क्वेश्चन पूछा था पिछले बार बिहार पुलिस में। गोल्जी उपकरण का परीक्षण सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? आज सिल्वर नाइट्रेट का दूसरा नाम लूनर कास्टिक भी है। कौन कास्टिक है चला? सिल्वर नाइट्रेट का दूसरा नाम लूनर कास्टिक है। इसी का उपयोग मतदाता के स्याही में करते हैं। मतदाता के स्याही में करते हैं। किस में करते हैं? मतदाता के स्याही में करते हैं। अरे भाई F7 की वैलिडिटी बढ़ गई है, तुम अपडेट तो करो। ऐप जिनका भी चला कोर्स है वैलिडिटी बढ़ गई है ऑलरेडी, आप ऐप अपडेट नहीं करते हैं, मैसेज करते हैं। नहीं बढ़ा है चुट्टा, सब का बढ़ गया। कितने लोगों का बढ़ गया वैलिडिटी? देखो इन लोग का बढ़ा है तो रस दुश्मनी है रे, ऐसा खोज के बढ़ाए हैं हम। ऐप को अपडेट करो ना, बढ़ जाएगा। चुप चुट्टा, ये लोग का बढ़ गया, तुम्हारा कहीं नहीं बढ़ा। अच्छा हम एक बार फिर चेक करवा लेते हैं। हम सब का चला, जो लोग एक बार कोर्स ले लिए हैं उनको दोबारा कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और फंक्शनैलिटी हम ऐड कर रहे हैं बहुत जल्द, जो 1 महीना के अंदर सभी कोर्सेस में उपलब्ध होगा तुम लोगों के लिए, कि चूंकि हमारे यहाँ क्लासेस लाइव चलती हैं तो हम एक रिकॉर्डेड फॉर्म में बिना एकदम फास्ट कोर्स एक बनाकर डाल रहे हैं। सभी जितने भी कोर्सेस हमने पढ़ा रखे हैं उस सब में एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एक वीओडी कोर्स होगा जो डायरेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडियो होगा। अब वो उपलब्ध रहेगा। जो चैप्टर जिसको पढ़ना होगा वो चैप्टर बच्चा पढ़ लेगा। उसमें और भी चीज ऐड कर रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी डिस्कस रहेगा। जिसको जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा अपना उस क्वेश्चन में जाएगा, उस नंबर का क्वेश्चन खोलेगा और अपना पढ़ लेगा। ठीक है, वो एक अलग, ये तो क्लास जो तुम्हारा है बैच ऑलरेडी वो रहबे करेगा। एक वो अलग से ही डाल रहे हैं हम, इसलिए कि जिन बच्चों को मान लो कि फास्ट रिवीजन करना है तो वो फास्ट रिवीजन कर पाएंगे, जिसको खाली क्वेश्चन डिस्कस करना है वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव देहात के होते हैं, उनको चला क्वेश्चन डिस्कशन में दिक्कत होती है और हम उसके पास उपलब्ध नहीं रहते या अन्य टीचर नहीं रहते हैं, तो उसके लिए सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन, कंप्लीट क्लास, वो एकदम शेड्यूल वे में, चैप्टर बाय चैप्टर, शेड्यूल वे में पीडीएफ। वो जैसे ही कोई अब कोर्स खरीदेगा तो एक वीओडी क्लास उसको रिकॉर्डेड ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगा और एक लाइव क्लास अलग से मिलेगा। ये अलग रिकॉर्ड होके रहेगा और ये अलग रिकॉर्ड होके रहेगा। मान लो 2 क्लास छूट गया तो यहां से आप मेकअप कर लीजिए, यहां सब कुछ शेड्यूल्ड रहेगा। ठीक है, बहुत जल्द ये फैसिलिटी हम, जैसे ही बच्चा कोर्स 199 का खरीदा, 299 का खरीदा, तो ये उसको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर उपलब्ध मिल जाएगा, पूरा कोर्स एक साथ। जिसको मान लो फास्ट पढ़ना है फास्ट पढ़ेगा, जिसको टाइम है लाइव नहीं पढ़ेगा तो बीओडी क्लास यहां से पढ़ सकता है, यहां से भी पढ़ सकता है। उस टाइप की फैसिलिटी दे रहे हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन वगैरह वो सारा चीज ऐप पर ऐड होके आएगा। गोल्जी उपकरण का परीक्षण किसके द्वारा होता है? सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? लूनर कास्टिंग। मतदाता के स्याही में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। किसका उपयोग करते हैं?
सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद में करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद में करते हैं। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। रक्त जो है, हम लोग क्या कहते हैं, रक्त किसका वहन करता है? ऑक्सीजन। लेकिन अब समझिए, रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है? वहन करता है। इन सब चीजों का यह वहन करता है। रक्त प्लोएम तथा पेशी उत्तक का क्या है? उदाहरण। और रक्त संयोजी उत्तक का भी उदाहरण है, या यूं कहें तरल संयोजी उत्तक का भी उदाहरण है। किसका उदाहरण है? चला, तरल संयोजी उत्तक का भी रक्त क्या है? उदाहरण। रक्त को पेशीय उत्तक भी कहते हैं, रक्त को प्लोएम उत्तक भी कहते हैं, क्योंकि प्लोएम का भी काम है एक जगह से दूसरे जगह चीजों को ले जाना। प्लोएम का काम क्या है? चला, खनिज लवण का संचरण। आई देखो, रक्त का भी काम क्या है? भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट का संचरण। बोलवे नहीं करेगा। तो रक्त को प्लोएम भी कहते हैं। रक्त को क्या कहते हैं? प्लोएम भी कहते हैं। और रक्त को पेशीय उत्तक भी कहते हैं। और रक्त तरल संयोजी उत्तक है। और खाली संयोजी उत्तक की बात करेगा तो हड्डी। कौन चला? खाली संयोजी उत्तक की बात करेगा तो हड्डी। कहते हैं विभाज्योत्तक उत्तक में रसधानी। रसधानी बोले तो वैक्यूल्स, नाम सुना है? वैक्यूल्स का काम है जल अवशोषण करना। क्या अवशोषण करना? वैक्यूल्स, इसका काम है जल अवशोषण। क्या काम है इसका? जल अवशोषण। तो कहते हैं विभाज्योत्तक उत्तक में रसधानी नहीं होता। विभाज्योत्तक उत्तक के कारण ही क्या होता है? चला, मोटापा। मोटापा या यूं कहें वृद्धि जो होता है, विभाज्योत्तक उत्तक के कारण ही होता है। सेल विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, जिसके कारण वृद्धि होता है। हो गया? अल्कलन काइमा जो होता है कि भित्ति किसकी बनी होती है? लिग्निन। लिग्निन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है, और इसी के कारण कठोर होता है। मृदु उत्तक होता है सबसे बाहरी उत्तक, जिसको हम निर्जीव उत्तक के नाम से भी जानते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अभी पढ़ा दिए हैं पीछे हम, बताओ क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहां होती है? रंध्र में। वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहां होता है? रंध्र में। कहां होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है रंध्र में। अब वाष्पीकरण किसका होता है? पानी का। किसका? खनिज लवण का संचरण कोशिका क्रिया द्वारा कि केशिका क्रिया द्वारा? किस क्रिया द्वारा? रक्त को प्लोएम भी कहते हैं, क्योंकि प्लोएम भी सारी चीजों का वहन करता है और रक्त भी सारी चीजों का वहन करता है। बोलो ने, क्लियर है? पक्का? और कोशिका कब फूलेगा? बाहर की सांद्रता ज्यादा और अंदर की सांद्रता कम। तो जल जब बाहर से अंदर की ओर आएगा तो कोशिका क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। परासरण में कोशिका फूलवे न करता है, सम परासरण में कुछ होता नहीं है। उत्क्रम परासरण के द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है। किसके द्वारा? उत्क्रम परासरण के द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।